मैंने कहा मेरी बात बीच में मत काटो। ब्लैक बुल्स जीत गई, गोल्डन डॉन जीती है, ब्लैक बुल्स जीती है, नहीं गोल्डन डॉन ब्लैक बुल्स। एंड इसी बात पे इन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी लक्स सबसे बोलता है ये गेट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर का बना हुआ है, आस्था तुम ही इसको बीच से काट सकते हो। जिसपे क्लॉस बोलता है जैसे ये लड़का अकेले इतने स्ट्रॉन्ग मैजिकल गेट को तोड़ पाएगा। एंड आस्था 1 सेकंड में अपनी स्वॉर्ड से उस मैजिकल गेट को बीच से काट देता है एंड क्लॉस का एकदम मुंह बन जाता है। एंड फिर ये सारे लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर होता है बहुत सारा खजाना। एंड आस्था इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाता है। ये सारे लोग भी ट्रेजर को देखने लगते हैं। ये क्या जादू का? ओए लड़के, इस ट्रेजर को मत छुओ। क्यों, ये तुम्हारा है क्या? नहीं, ये क्लोवर किंगडम के लोगों का है। हाँ तो मैं भी तो क्लोवर किंगडम का ही हूँ। ढक्कन ढक्कन किसको बोला तुमने? एंड तभी यूनो को एक मैजिकल स्क्रॉल दिखती है एंड यूनो जैसे ही उसको अपने हाथ में खोलता है उस स्क्रॉल में जो भी लिखा था वो गायब हो जाता है और यूनो की ग्रिम वॉर बहुत ज्यादा तेज रोशनी में जलने लगती है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों भाई जो कि एक नोबल फैमिली के भी नहीं है, फिर आखिर ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? एक के पास 4 लीफ ग्रिम वॉर है और दूसरे के पास इतनी रेयर एंटी मैजिक की पावर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेरो आस्था को जबरदस्ती एक दीवार के पास लेके जाती है। क्या करूं मैं इस दीवार का? एंड नेरो आस्था को मारने लगती है क्योंकि आस्था समझ नहीं रहा होता कि नेरो से क्या कहना चाह रही थी। लेकिन तभी अचानक से दोबारा से मार्स की ग्रिम वॉर जलने लगती है। लक जोर से चिल्लाता है दरवाजे से दूर हटो तुम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। मार्स गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और नोएल के ऊपर अटैक कर देता है और नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। आस्था नोएल की हालत को देखकर पागल हो जाता है और अपनी ग्रिम वॉर से अपनी तलवार निकालकर मार्स की तरफ भागता है। मार्स की ग्रिम वॉर भी दोबारा से उड़कर उसके पास चली जाती है और मार्स अपने डायमंड मैजिक से इन सब को पकड़ लेता है। आखिर कैसे? ये तो इतना ज्यादा इंजर्ड था, फिर ये होश में कैसे आ गया? एंड तभी क्लॉस देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मार्स के पास फायर हीलिंग मैजिक होता है जिससे वो मिमोसा की तरह अपने आप को हील कर सकता था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। एक आदमी के पास एक ही मैजिकल पावर हो सकती है, फिर इसके पास दो मैजिकल पावर कैसे है? एंड आस्था बहुत ज्यादा गुस्से में मार्स की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी मैजिकल पावर क्या है। तुम किसी के भी मैजिक को अपनी तलवार से खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी इतनी बड़ी तलवार से इन सारे सुपर फास्ट मैजिक अटैक्स को रोक सकते हो? एंड मार्स आस्था के ऊपर डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है। क्योंकि आस्था की तलवार बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसे अपनी तलवार से मार्स के सारे अटैक्स को रोकने में दिक्कत होती है। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है एंड आस्था उसी दीवार से जाकर टकरा जाता है जिसे नेरो उसे दिखा रही थी। एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। लक, यूनो और क्लॉस को मार्स अपने मैजिक से पकड़ लिया होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे होते। एंड मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है और नोएल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड अगर उसको जल्दी हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। एंड मार्स बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मैं मार डालूंगा। एंड मार्स मिमोसा और नोएल की तरफ आगे बढ़ता है उन्हें खत्म करने। अब आस्था तो बेहोश हो चुका था और ये तीनों भी हिल नहीं पा रहे होते। अब कौन नोएल को मार्स से बचाएगा? मुझे नफरत है दोस्ती से, इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड मार्स ऐसा क्यों कह रहा होता है ये हम उसके बचपन को देखकर समझ जाएंगे। बचपन में हम मार्स को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे पैसों के लिए डायमंड किंगडम के साइंटिस्ट को बेच दिया होता है। तुम रो क्यों रहे हो? मार्स उल्टा घूमता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम हिनाटा होता है। तुम्हारा नाम मार्स है ना? चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हमें साइंटिस्ट छोड़ देंगे एंड हम सब फिर से आजाद हो जाएंगे। जिसको सुनकर मार्स दोबारा से थोड़ा खुश हो जाता है। मेरा नाम हिनाटा है, तुम मेरे दोस्त बनोगे मार्स? चलो हम लोग साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स का कोई दोस्त बनता है। उसके बाद मार्स और हिनाटा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट का फाइनल एग्जाम आ जाता है। ये तुम सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट है, तुम सबको एक दूसरे से लड़ना है और जान से मारना है और जो भी आखिरी में अकेला जिंदा बचेगा वो इस जगह से आजाद हो जाएगा और वो बन जाएगा डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट। एंड इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मार्स एकदम शॉक्ड रह जाता है, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं एंड एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं जिन्हें वो इतने टाइम से जानते थे। लेकिन मार्स किसी को भी नहीं मारता क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है और वो अपने दोस्तों पर अटैक नहीं करना चाहता था। वो पूरे टाइम सिर्फ अपने आप को बचाता रहता है। लेकिन आखिरी में मार्स के अलावा सिर्फ एक और बच्ची जिंदा बची होती है जो कोई और नहीं बल्कि हिनाटा होती है। एंड मार्स तो हिनाटा के ऊपर अटैक करने नहीं वाला था क्योंकि वो हिनाटा से बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी हिनाटा रोते रोते बोलती है, माफ करना मार्स, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड हिनाटा मार्स के ऊपर अटैक कर देती है। मार्स को यकीन नहीं होता कि हिनाटा उसे धोखा कैसे दे सकती है जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। एंड मार्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिनाटा को खत्म कर देता है एंड बहुत ज्यादा रोता है। एंड उसके बाद से ही मार्स का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। एंड इसीलिए वो नोएल और मिमोसा को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती से नफरत होती है। एंड इधर हम देखते हैं हमारा आस्था बेहोश पड़ा होता है। ओए लड़के, मेरी बेइज्जती मत करा, जल्दी उठ, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसको सुनकर आस्था होश में आ जाता है एंड उसको
उसको समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसको किसने उठाया था। एंड तभी वो देखता है उसके बगल में एक छोटे साइज की तलवार जमीन में घुसी हुई होती है। एंड इधर हम देखते हैं मार्स इन दोनों के ऊपर अपने डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है मिमोसा। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी नई स्वॉर्ड लेकर पहुंच जाता है और मिमोसा और नोएल को बचा लेता है। एंड अब तो आस्था की तलवार का साइज भी बहुत कम होता है, तो आस्था आसानी से मार्स के सारे अटैक्स रोक देता है। तुम फिर से आ गए। आस्था सोचता है नहीं, मैं अभी मार्स पर अटैक नहीं कर सकता, मेरा मेन काम इस समय नोएल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोएल भी होश में आ जाती है और कहती है आस्था मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, जाओ बैंड बजा दो इसकी। जिसको सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है मार्स की बैंड बजाने के लिए। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और आस्था अपनी नई तलवार से अपने एंटी मैजिक वेव से अटैक कर देता है। आस्था सिर्फ अपने एक अटैक से मार्स को दोबारा से दूर फेंक देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस बार मार्स का अटैक भी आस्था को लग जाता है एंड आस्था के पेट में मार्स का एक डायमंड घुस जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सारे लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्स का डायमंड प्रिजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए वो लोग मार्स के मैजिक से छूट नहीं पा रहे होते। आस्था वहीं पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन मार्स फिर से वापस उठ जाता है। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। एंड ये गुस्से में बोलता है बस बहुत हुआ, अब मरो तुम। एंड मार्स आस्था के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड आस्था को बस जान से मारने वाला होता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतना वीक नहीं हो सकता कि मैं अपने सामने मेरे भाई को मरने दूं। अगर मैंने अपने सामने आस्था को मरने दिया तो मैं कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। एंड तभी यूनो की 4 लीफ ग्रिम वॉर्ड दोबारा से जलने लगती है एंड अचानक से मानो टाइम रुक जाता है एंड यूनो के बगल में एक छोटी सी स्पिरिट उड़ रही होती है। यूनो सोचता है कि ये क्या है एंड तभी उस स्पिरिट की नींद खुलती है एंड वो सिर्फ एक फूंक मारती है एंड मार्स की और उसके स्वॉर्ड दोनों की धज्जियां उड़ा देती है। एंड इस बार मार्स पूरी तरह से हार जाता है एंड इन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यूनो ने मार्स को हरा कैसे दिया। एंड इन लोगों के ऊपर से मार्स का मैजिक भी हट जाता है। ये कैसे किया तुमने यूनो? हाँ, ये कैसे किया तुमने यूनो? कौन सा मैजिक यूज किया था तुमने? पता नहीं। एंड तभी यूनो अपनी ग्रिम वॉर में वही चीज लिखी हुई देखता है जो स्क्रॉल में लिखी हुई थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले उठाया था। पता नहीं तुमने ये कैसे किया, लेकिन बहुत अच्छे, सही किया। मुझे नहीं लगता कि अब ये जल्दी उठने वाला है। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा आस्था को हील करने लगती है एंड आस्था की नई तलवार अपने आप आस्था की ग्रिम वॉर के अंदर चली जाती है। लगता है हम लोग जीत गए, लेकिन तभी अचानक से वो डंजन अपने आप तबाह होने लगता है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। यूनो तुरंत ही अपने मैजिक से विंड कार बनाता है और सारे लोग उस पर आकर बैठ जाते हैं। लक भी आस्था को लेकर यूनो की विंड कार पर चढ़ जाता है। मिमोसा आस्था को हील करती रहो एंड वो सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं क्योंकि यहाँ नीचे उनकी जान खतरे में होती है। लेकिन तभी आस्था अपनी बची कुची जान लगाकर बोलता है यूनो हमें उसे भी बचाना होगा। क्या बक रहे हो तुम हमारे दुश्मन को बचाना चाहते हो? तुम जानते हो ना वो कितना बुरा इंसान है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बुरा इंसान है, लेकिन हम लोग तो बुरे इंसान नहीं है ना, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। यूनो बोलता है ठीक है एंड वो लोग मार्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है। यूनो उसे बचाने का टाइम नहीं है, उसे बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, निकलो यहाँ से। एंड मार्स को पीछे छोड़कर ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए उस डंजन से निकल जाते हैं। बाल बाल बचे हम लोग। मजा आ गया, एक और बार चले क्या? तुम सही में पागल हो क्या? एंड ये सारे लोग उस डंजन से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोटस को देखते हैं। लोटस भी वही नीचे ही था जो पूरे टाइम चुपचाप खजाना जमा कर रहा होता है एंड उसने मार्स को भी बचा लिया होता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है। एंड अभी मार्स को उसका पूरा का पूरा पास्ट याद आ जाता है जो साइंटिस्ट ने उसे भुलवा दिया था जब हिनाटा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मार्स ने हिनाटा को खत्म कर दिया था एंड वो जोर जोर से बैठकर रो रहा था। तभी हिनाटा उसके पास आती है और उसे हील करने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया हिनाटा? हम तो साथ में बाहर जाने वाले थे ना। माफ करना मार्स, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगे, इसीलिए मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा ताकि तुम मुझे मार दो और इस जगह से बाहर निकल जाओ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मार्स तुम्हारे अलावा, इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी। अब जाओ मार्स, हम दोनों के संतिर पूरी दुनिया देखो। एंड ये कह के हिनाटा वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड अब जाके मार्स को समझ में आता है कि नहीं, हिनाटा ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था, वो मार्स से सच में बहुत प्यार करती थी। एंड तभी मार्स होश में आ जाता है। तो तुम होश में आ गए मार्स? देखो तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, अब हमारा पूरा गाँव कई सालों तक पेट भर के खाएगा। हाँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू लोटस। थैंक यू? ये कब से इतना अच्छा हो गया? एंड इसी तरह डायमंड किंगडम वालों के लिए एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था होश में आ जाता है एंड अब आस्था भी एकदम ठीक होता है, बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। माफ करना आस्था, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर पाई, मेरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। नहीं मिमोसा, तुम्हें मुझे सॉरी नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम ना होती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। थैंक यू मिमोसा।
मिमोसा, जिसको सुन के मिमोसा शर्मा के नोएल के पीछे जाके छुप जाती है। मतलब समझ रहे हो? दो लड़कियां पीछे पड़ गई हमारे आस्था भाई के। बताओ, पता नहीं मेरे पीछे कब कोई एक पड़ेगी। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं क्लॉस इन दोनों के पास आता है और इन दोनों को गले लगा लेता है। माफ करना मुझे, मैंने आज तक तुम दोनों को अपने से नीचे समझा क्योंकि तुम दोनों एक कॉमनर थे, लेकिन अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम सब के सब जिंदा हैं। क्लॉस सर, इतना जोर से मत गले लगाओ वरना मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं बचूंगा। ओ माफ करना। ओए यूनो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? चलो देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं। अरे नोएल देखो, मेरी तरह तुम्हारे भी कपड़े फट गए। चुप रहो पागल। एंड इन लोगों की भी इधर एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग वापस अपने बेस लौट जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं, क्या मैं एक हफ्ते बाद सो के उठाऊं? और नहीं तो क्या, भालू हो क्या तुम? कोई बात नहीं मेरे प्यारे आस्था, तुम्हारी चोट से रिकवर होने के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत थी। और हाँ, नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता थी, वो रोज रोज तुम्हारी तबियत देखने जाती थी। क्या सच में नोएल? झूठ बोल रही है ये। आस्था, अब तो तुम ठीक हो गए हो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी आस्था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। चार्मी सेनपाई, आप सबसे अच्छी हो। एंड आस्था पागलों की तरह खाना खाने लगता है एंड तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। ये लो पानी, सुअरों की तरह क्यों खा रहे हो? तुम्हारा खाना भाग के जाएगा नहीं कहीं। एंड तभी यामी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। अरे तुम जिंदा तो हो ना बच्चे? मुझे लगा था कि तुम टै बोल गए। नहीं, मैं जिंदा हूँ सर। अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। अब तुम जिंदा हो ही गए हो तो आज तुम्हें रॉयल कैसल जाना होगा डंजन की रिपोर्ट देने। मैं अभी जा सकता हूँ क्या यामी सर? नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम जब भी जाते हो किसी न किसी को इंजर्ड करके आ जाते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ यामी सर, मुझे मेरी बहन मैरी से मिलने जाना है। तुम्हें भेज भी कौन रहा है? मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन रॉयल कैसल नहीं, किचन में जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ओके। आस्था और नोएल तुम दोनों अकेले रॉयल पैलेस जाओ। एंड यामी के ऑर्डर से आस्था और नोएल दोनों साथ में रॉयल टाउन में आ जाते हैं। वाह, कितनी बार तुम ये शहर देख चुके हो आस्था? हर बार आते ही पागल क्यों जाते हो? यकीन नहीं होता एक दिन ये पैलेस मेरा होगा नोएल। एंड नोएल फिर से सोच के शर्मा जाती है कि वो और आस्था फिर से साथ में अकेले। लेकिन तभी उन्हें अपने सामने यूनो की स्वॉर्ड दिख जाती है एंड वो लोग भी रॉयल पैलेस ही जा रहे होते हैं। ओए यूनो, पीछे तो देखो। एंड आस्था को देख के क्लॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम एक हफ्ते तक कैसे सो सकते हो? भालू हो क्या? अपने काम से मतलब रखो। ओ हाय मिमोसा, कैसी हो तुम? एंड आस्था को देखते ही मिमोसा वहाँ से शर्मा के फिर से भाग जाती है। ये भाग क्यों गई? मैं भी शायद उसे छोटी हाइट वालों से नफरत है। सच्ची में मार खाना चाहते हो क्या तुम आज? एंड नोएल मिमोसा के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ मिमोसा? पता नहीं नोएल, लेकिन मैं जैसे ही आस्था को देखती हूँ या फिर उसके बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। जिसको सुन के नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है। क्या है ये? क्या बोली हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हर वक्त मैं बस आस्था के बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड नोएल बहुत डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक कंपटीशन आ जाता है जो खुद उसकी बहन होती है। एक मिनट, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है चाहे आस्था को कोई भी लड़की पसंद करे? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कहीं मुझे आस्था से एंड ये दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों को क्या हो गया? कहीं इन दोनों के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग रॉयल पैलेस के गेट के सामने पहुंच जाते हैं एंड तभी क्लॉस, मिमोसा और नोएल एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और अपने घुटने टेक लेते हैं क्योंकि इन लोगों के सामने खुद खड़े होते हैं द विजर्ड किंग। ये कौन है यूनो? पागल लड़के, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे विजर्ड किंग सर जूलियस हैं। जिसको सुनकर आस्था और यूनो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं एंड ये दोनों भी अपने घुटने टेक लेते हैं। आस्था को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो उसका वेलकम करने आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग एक जगह पर खड़े होते हैं एंड विजर्ड किंग यूनो की ग्रिमवॉर्ड देख रहे होते हैं एंड यूनो आस्था अभी तक शॉक में होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके सामने खुद विजर्ड किंग खड़े हैं जो पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, जो अकेले पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। वाओ, 4 लीफ ग्रिमवॉर्ड मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो लोग सही कहते हैं, विजर्ड किंग को रेयर मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक मिनट, ये स्पेल कहाँ से आई तुम्हारे पास यूनो? असल में उस डंजन में मैंने एक स्क्रॉल खोला था एंड उसकी स्पेल अपने आप गायब होकर मेरी ग्रिमवॉर्ड में आ गई थी। ये तो द विंड स्पिरिट सिल्फी की स्पेल है। तो इस बच्चे को विंड स्पिरिट ने चूज किया है। कमाल की बात है। तुम एक बार इसे यूज करके दिखा सकते हो क्या मुझे प्लीज? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं उसे यूज करने की कोशिश तो की, लेकिन मैं उस स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यूनो, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, जिस दिन तुम इस स्पेल को पूरी तरह से यूज करना सीख गए उस दिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हजारों मैजिक नाइट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। विजर्ड किंग सर, आप मेरी भी ग्रिमवॉर्ड एक बार देख सकते हैं क्या प्लीज? मुझे बता दीजिए ना इसमें क्या लिखा है। हाँ जरूर, इसमें लिखा है। क्या लिखा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? कोई नहीं, ये देखिए मेरी मैजिक स्वॉर्ड। क्या यही है क्या तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड? मैं प्लीज इसे एक बार हाथ में ले सकता हूँ क्या? हाँ सर जरूर, ये लीजिए। एंड विजर्ड किंग आस्था की स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। एक मिनट, ये स्वॉर्ड तो मेरा बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है। शायद इसीलिए केवल ये लड़का ही इस स्वॉर्ड को चला सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आम मैजिक नाइट इसको उठाएगा भी तो उसका सारा मैजिक 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये लो आस्था अपनी स्वॉर्ड। तुम्हारी स्वॉर्ड भी तुम्हारी तरह बहुत रेयर है। सुना तुमने यूनो, विजर्ड किंग मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हाँ विजर्ड किंग सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या आस्था? एंड तभी आस्था और यूनो दोनों चिल्लाकर पूछते हैं कि हम कैसे विजर्ड किंग बन सकते हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? विजर्ड किंग से ही पूछ रहे हो कि तुम उनको हटा के विजर्ड किंग कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ,
विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को पूरे क्लोवर किंगडम की मंजूरी चाहिए होगी। नहीं क्लॉस। एंड तभी क्लॉस चुप हो जाता है। आस्था और यूनो, याद रखना विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि कोई भी तुम्हारे विज़र्ड किंग बनने के डिसीजन को चैलेंज ना कर पाए। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर तुम बोलो कि तुम अगला विज़र्ड किंग बनना चाहते हो तो कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो जो तुमसे कह सके कि नहीं तुम नहीं, मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। एंड जिस दिन तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उस दिन तुम लोग तैयार हो जाओगे अगला विज़र्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुन के आस्था और यूनो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन लोगों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं विज़र्ड किंग बनने के लिए। उन्हें बस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि उनके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे। उसके बाद विज़र्ड किंग इन सबको एक अवार्ड सेरेमनी में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उन लोगों को मेडल देंगे जिन्होंने इस बार मिशन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ध्यान से देखना आस्था और यूनो, विज़र्ड किंग बनने के लिए तुम्हें इन सबको हराना होगा। एंड तभी सेरेमनी हॉल का दरवाजा खुलता है और वहीं पे खड़े होते हैं बहुत सारे लोग, जहाँ पे नोएल के तीनों भाई बहन भी खड़े होते हैं, सॉलिड, नेब्रा और सिल्वर ईगल मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन नोजेल। एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वहीं पे क्रिम्सन लायन मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन और ब्लू रोज स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट भी होती है। एंड ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद विज़र्ड किंग उन सारे लोगों को मेडल देते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टार्स कलेक्ट किए होते हैं, जिसमें गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन एल्केडोर को भी मेडल मिलता है। ठीक है, तो अब सारे लोगों को मेडल मिल चुके हैं, अब हम सब लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। लेकिन तभी मैक्स विज़र्ड किंग के कान में कुछ आकर कहता है, माफ करना मुझे आप लोग, लेकिन मेरे को एक काम आ गया, तो आप लोग आराम से खाना खाओ, मैं बाद में आऊंगा। एंड विज़र्ड किंग ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग खाना खाने लगते हैं एंड सारे के सारे लोग इन सबको बहुत बुरी नजरों से घूर रहे होते हैं। एंड इसीलिए इन सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन हमारे आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना ठूस रहा होता है। इसके अंदर शर्म नहीं है क्या? नहीं, पूरा बेशरम है। आस्था, तुम मेरा भी खाना खाना चाहोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिमोसा लाओ, सारा का सारा मेरी प्लेट में डाल दो। यकीन नहीं होता, विज़र्ड किंग ने क्या सोच के इन कॉमनर्स कुत्तों को हमारे साथ पार्टी में इनवाइट कर दिया। उस लड़के को तो देखो, मैं उसके अंदर से बिल्कुल भी मैजिकल पावर सेंस नहीं कर पा रही हूँ। कोई इतना बड़ा लूजर कैसे हो सकता है? देखो तो वो सुअरों की तरह खाना खा रहा है। क्या सारे कॉमनर्स ऐसे ही खाते होंगे? एंड ये सारे लोग मिल के आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन आस्था को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है क्योंकि उसकी आदत होती है, वो बचपन से ये सब सुनता आया है, जिसको देखकर मिमोसा को आस्था और ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी एल्केडोर बोलता है, पता नहीं आखिर इन कॉमनर्स को रॉयल पैलेस में घुसने भी क्यों दिया जाता है। तभी फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड एल्केडोर से आके कहता है, तुम शायद भूल रहे हो एल्केडोर, तुम्हारी खुद की स्क्वाड में एक कॉमनर है जिसके पास वो 4 लीफ ग्रिमवॉर है। हाँ मुझे पता है हमारी स्क्वाड में ये कॉमनर है, लेकिन हमारी पूरी स्क्वाड को इस कॉमनर के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब के सब इससे नफरत करते हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कब ये किसी मिशन में जाके खत्म हो जाएगा। और क्लॉस, मिमोसा और नोएल, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? तुम दोनों इन कॉमनर्स के साथ घूम रहे हो। लेकिन तभी नोएल का भाई सॉलिड कहता है, एल्केडोर तुम खाली मिमोसा और क्लॉस को ही डांटो, क्योंकि नोएल भी किसी कॉमनर से ज्यादा ऊपर नहीं है, वो भी सारे कॉमनर्स की तरह किसी काम की नहीं है। एंड नोएल का भाई सॉलिड उसके ऊपर आकर अपना पूरा का पूरा पानी गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नोएल हमारे सामने खड़े भी होने की? प्लीज ऐसा मत करिए आप दोनों। एंड तभी नोजेल नोएल से बोलता है, अभी भी तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है नोएल तो भाग जाओ यहाँ से। एंड नोएल रोते रोते वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी आस्था उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं नोएल तुम कहीं नहीं जाओगी, इन सबको तो मैं देखता हूँ। एंड आस्था अपनी टेबल के ऊपर खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, ओए कान खोल के सुनो तुम सबके सब, मेरे बारे में जो भी कहना है कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। कॉमनर कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने अपना मुंह खोलने की? लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है, एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है। क्या ये कैसे किया इसने? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा जो भी नाम है और तुम सब के सब याद रखना, मुझे मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विज़र्ड किंग। मतलब सोच पा रहे हो तुम, आस्था 3 कैप्टन्स के सामने ये बोल रहा है कि मैं तुम सबको हरा कर बनूंगा विज़र्ड किंग। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आस्था की बात सुनते ही नोएल का भाई सॉलिड और उसकी बहन नेब्रा हंसने लगते हैं। एंड क्लॉस सोचता है कि अब तो आस्था पक्का मरेगा। तुम विज़र्ड किंग सुना आप सबने, एक कॉमनर कुत्ता विज़र्ड किंग बनेगा। एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन आस्था अकेले सिर्फ एक बार में इन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। आस्था सर प्लीज आस्था को छोड़ दीजिए। चुप रहो, इसने जो गलती की है उसके लिए इसको मौत ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने एल्केडोर, इस कुत्ते को तो मौत मैं दूंगा। एंड तभी सॉलिड अपने मैजिक से आस्था को, जो खुद उसके किंगडम का मैजिक नाइट है, उसे खत्म करने वाला होता है। नहीं भैया मरो बच्चे। एंड सॉलिड आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज
कर देता है। हमारा यूनो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ग्रिम वॉर निकालने वाला होता है, लेकिन हमारे आस्था भाई को जरूरत ही नहीं है भाई मदद की। उसकी दूसरी स्वॉर्ड कब काम आएगी? एंड आस्था अपनी दूसरी स्वॉर्ड से एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है एंड सॉलिड के मैजिक को वापस उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है एंड सॉलिड उस अटैक से अपने घुटनों पर आ जाता है। क्या एक कॉमनर मुझे घुटनों पे ले आया? एंड आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, मानो कह रहा है कि आ जाओ जिसको आना है। लेकिन तभी अचानक से नोएल का भाई सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उस पूरे कमरे की हवा बदल जाती है एंड वो पूरा का पूरा कैसल हिलने लगता है। एंड आस्था को अब समझ में आता है कि आखिर एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन कितना स्ट्रांग होता है। एंड आस्था को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो किस तरह से मैं तुमको पनिश करूं सिल्वर फैमिली की बेइज्जती करने के लिए? एंड आस्था चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना आस्था मारा जाएगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल। एंड तभी नोजेल उल्टा घूमता है तो देखता है फुगिलियन क्रिम्सन लायंस का कैप्टन उसे रोक देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल, तुम एक बच्चे के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहे हो। अपने काम से मतलब रखो फुगिलियन। एंड तभी आस्था के पीछे फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड आके खड़ा हो जाता है। सही कहा था मिमोसा ने, तुम तो बहुत फनी हो। पास्ता 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 नहीं आस्था, अच्छा नाश्ता, तुम मुझे पसंद है। आज से तुम मेरे राइवल हो। चलो देखते हैं हम दोनों में पहले विजिट किंग कौन बनता है। माफ करना भाई, लेकिन मेरा राइवल वो है यूनो। कोई नहीं खस्ता, आज से मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ, ठीक है? नोएल और क्लॉस दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो आस्था बच तो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। विजिट किंग ने खुद उस बच्चे को बुलाया है, तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बच्चे की। क्या एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी एक कॉमनर की इज्जत की बात कर रहे हो तुम सारे क्रिम्सन लायंस के लोग बिना दिमाग के ही पैदा होते हैं क्या? क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। एंड ये दोनों अपनी मैजिकल पावर अनलीश कर देते हैं, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि आस्था को यकीन नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये दोनों तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन तभी एक गार्ड जो एकदम डरा हुआ होता है वो दरवाजा खोलता है। सर, रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक हो गया है, हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक हो गया है। क्या? किसने किया? इधर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया होता है जिसका नाम डेड होता है एंड इसके पास मैजिकल पावर होती है ज़ॉम्बीज को समन करने की, जो मर ही नहीं सकते चाहे उन पर जितना अटैक करो। एंड इसीलिए ये सारे मैजिक नाइट डेड को रोक नहीं पा रहे होते एंड वो पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर रहा होता है और क्लोवर किंगडम के लोगों को मार रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? क्लोवर किंगडम के ऊपर कोई अटैक करे और हमें पता भी ना चले। हमारे क्लोवर किंगडम को तो मैजिक नाइट्स अपने बैरियर से बचा के रखते हैं। जरूर से ये किसी क्लोवर किंगडम के अंदर के आदमी का काम है, लेकिन कौन है जो क्लोवर किंगडम को अंदर से धोखा दे रहा है? एक मिनट, ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी। लोग वहाँ बाहर मर रहे हैं, आप लोग करो सोच विचार। मैं तो जा रहा हूँ लोगों को बचाने। ओए पागल लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है? हाँ, मैं वही जाऊंगा जहाँ पर लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कह के आस्था वहाँ से निकल जाता है। मुझे नाश्ता सच में बहुत पसंद है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुको लियो। लेकिन लियो भी आस्था के पीछे निकल जाता है। ध्यान से सुनो मैजिक नाइट्स, टाइम आ चुका है, क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है। मैं आस्था और लियो के पीछे जा रहा हूँ। नोएल, तुम भी मेरे साथ चलो और आप सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाइए, एक भी दुश्मन बच के जाने ना पाए। मुझे ऑर्डर मत करो फुगिलियन, मैं अकेला ही उन सब के लिए काफी हूँ। एंड ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं टेबल के नीचे से निकलती है चार्मी, जो चुपचाप खाना खा रही होती है। पता नहीं ये कहाँ से आ गई है। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए शायद लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तभी चार्मी को किचन से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक काम करती हूँ, पहले किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, खाना वेस्ट हो जाएगा फालतू। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग पूरी जान लगाकर क्लोवर किंगडम को बचा रहे होते हैं, बट उन लोगों के अटैक्स इन ज़ॉम्बीज के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। एंड इधर हम देखते हैं डेड ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया होता है। क्यों छोटी बच्ची, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जान जाओगी तुम। नहीं प्लीज। एंड डेड इस बच्ची को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तब ये आस्था वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़की से दूर रहना, वरना तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि मरने के बाद क्या होता है। एक ब्लैक बुल्स जैसी घटिया स्क्वाड का मेंबर मुझसे कह रहा है कि वो मुझे हराएगा, मेरी आर्मी से लड़ो पहले। लेकिन तभी डेड देखता है कि आस्था ने पहले ही उसकी पूरी आर्मी निपटा दी होती है एंड ये लड़की आस्था के पास आ जाती है। ये कैसे किया इस लड़के ने? मेरे ज़ॉम्बीज को इसने सुला कैसे दिया? क्योंकि असल में आस्था की स्वॉर्ड एंटी मैजिक होती है एंड ये ज़ॉम्बीज तो बने मैजिक के ही हैं, इसीलिए ये ज़ॉम्बीज आस्था के सामने कुछ भी नहीं थे। चिंता मत करो बच्ची, मेरे रहते तुम्हें ये छू भी नहीं सकता। अच्छा, मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम वही हो जिसने आइस को हराया था, एक मैजिकलेस लूजर जिसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। एंड आस्था डेड की तरफ अपनी तलवार लेके भागता है, लेकिन तभी डेड अपने 4 सुपर सोल्जर्स में से एक सोल्जर को समन कर देता है। बाहर आओ सोल्जर नंबर 4, जिसका नाम जिमी होता है। एंड
जिमी का अटैक आस्था को लग जाता है एंड जिमी के पास मैजिकल पॉइजन की पावर होती है जिससे आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स इन सबको मार रहे होते हैं और ये ज़ॉम्बीज होते तो बहुत ज्यादा है बट बहुत वीक भी होते हैं। नोजेल सोचता है आखिर इन अटैक्स का मतलब क्या है। इन वीक ज़ॉम्बीज के साथ ये कभी क्लोवर किंगडम पे कब्जा नहीं कर सकता। कहीं इन लोगों का मकसद हमें बिजी रख के हमारे किंग को तो किडनैप करना नहीं है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम के किंग को देखते हैं। क्या जूलियस यहाँ पे नहीं आया मुझे बचाने? नहीं सर, डायमंड किंगडम ने हम लोगों के एक विलेज पर अटैक कर दिया है। वो उसे रोकने गए। उससे कहो कि उस विलेज के लोगों की जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। उससे कहो कि वो जल्दी यहाँ पर आए। मुझे तो लग रहा है ये सारे लोग मुझे ही किडनैप करने आए हैं। चिंता मत करिए सर, हम सारे मैजिक नाइट्स के रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, एक काम करो, जितने भी मैजिक नाइट्स इस किंगडम में है सबको मेरे पास बुला लो। बट सर फिर हमारे किंगडम के लोगों का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बुलाओ सबको और तुम मुझे खाना खिलाओ। एंड इधर हम देखते हैं उस पॉइजन की वजह से आस्था को बहुत दिक्कत हो रही होती है एंड नोएल इधर चुप के आस्था को देख रही होती है। वो उसकी मदद करने नहीं जा रही होती क्योंकि उसको उसके भाई बहन के बातों की याद आ रही होती है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, आखिर मैं तो वीक हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आस्था के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगी। लियो आस्था को जल्दी जाके बचाओ। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज नोएल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी फुगी लियोन नोएल को बचा लेता है। क्या कर रही हो नोएल, तुम बैटल पे ध्यान दो। सॉरी मामा। एंड असल में फुगी लियोन नोएल का मामा होता है। ध्यान से सुनो नोएल, मुझे पता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो और अपनी पावर्स पर शक कर रही हो, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वीक कहते हैं और तुम्हें पता है कि तुम वीक हो, है ना? जिसको सुनकर नोएल दुखी हो जाती है और चुप हो जाती है। नोएल मेरी इस बात को याद रखना, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, वीक रहने में बुराई है। ट्रेनिंग करो और ज्यादा स्ट्रांग बनो ताकि तुम्हारे भाई बहन दोबारा तुमसे ये ना कह पाए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं। ये सही तो कह रहे हैं, आस्था भी हमेशा से इतना स्ट्रांग नहीं था, वो भी कभी न कभी वीक था। और अगर आस्था ट्रेनिंग करके स्ट्रांग हो सकता है तो मैं भी हो सकती हूँ। एंड इधर हम देखते हैं आस्था डेड और जिमी के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे उस बच्ची को बचाना होता है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। नेरो भी इस बच्ची को संभाल रही होती है। लेकिन तभी नोएल अपने मैजिक से उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देती है। ओए गधे, जाओ बिना किसी टेंशन के इस आदमी से लड़ो और इसकी बैंड बजा दो। थैंक यू नोएल, तुम सच में बहुत कमाल हो यार। चुप रहो और जाके लड़ो। एंड आस्था के पास कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं लेकिन उनको लियो संभाल लेता है। इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मैं तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा पास्ता, जाओ। एंड अब आस्था के ऊपर कोई टेंशन नहीं होती एंड वो तैयार हो जाता है डेड की बैंड बजाने के लिए। वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है एंड लट्टू बन जाता है भाई। एंड जिमी के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और जिमी को हरा देता है। बहुत अच्छे खस्ता, वाह ये भैया कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जिमी को हरा दिया, लो इससे लड़ो। सोल्जर नंबर 3 इलेक्ट्रो। एंड तभी आस्था के सामने डेड का तीसरा सोल्जर आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग की पावर होती है एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अपना ख्याल रखना आस्था। एंड नोएल उस बच्ची को वहाँ से भगा देती है और तुम दोनों लड़ो मेरे सोल्जर नंबर 2 से। एंड इस सोल्जर का नाम मड होता है जिसके पास कीचड़ की पावर होती है एंड वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था इलेक्ट्रो के ऊपर अटैक कर रहा होता है बट इलेक्ट्रो बहुत ऊपर उड़ रहा होता है इसीलिए आस्था उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहा होता। नीचे तो आबे फिर लड़ाई होगी ना। एंड तभी इलेक्ट्रो आस्था के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करने वाला होता है जिससे आस्था बच नहीं सकता था। लेकिन तभी फुगी लियोन अपने मैजिक से एक बार में इलेक्ट्रो को खत्म कर देता है। क्या सिर्फ एक अटैक में इलेक्ट्रो खत्म हो गया? केवल एक ही आदमी इस पूरे किंगडम में है जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, क्रिम्सन लायन स्क्वाड का कैप्टन फुगी लियोन। बहुत अच्छे आस्था, बहुत अच्छा लड़े तुम। अब जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना इसका पॉइजन तुम्हें पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। एंड आस्था को यकीन नहीं होता कि फुगी लियोन उसकी तारीफ कर रहा होता है। और हाँ आस्था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले पाया। यामी भी सच में कभी कभी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेता है। और हाँ आस्था, मैं भी विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ तो तुम मुझे भी अपना राइवल समझो। एंड फुगी लियोन डेड की तरफ आगे बढ़ जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। एंड डेड अब थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके सामने खुद क्रिम्सन लॉयन का कैप्टन फुगी लियोन खड़ा होता है। आस्था बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी एक कैप्टन ने तारीफ करी होती है और वो उसे अपना राइवल समझते हैं। फुगी लियोन सर, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। एंड आस्था डेड की तरफ भागता है। चुप रहो, जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना पैरालाइज हो जाओगे तुम। मैं देख सकता हूँ पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा है तुम्हारी बॉडी में। और लियो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। एंड तभी लियो अपने मैजिक से डेड के सोल्जर नंबर 2 का अंडा फ्राई बना देता है भाई। आस्था को यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई कितने कूल हैं। अब तुम नहीं बच सकते डेड। ये बताओ कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी क्लोवर किंगडम से? शायद मैं आपको याद नहीं हूँ कैप्टन, मैंने पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। क्यों? क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया और इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
भले ही तुम लोगों ने मेरे 3 सुपर सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन मेरे सोल्जर नंबर 1 के रहते तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। एंड तभी डेड अपने सोल्जर नंबर 1 को बुलाता है, जो उसके आसपास एक शील्ड बना देता है। लू की शील्ड को हजारों मैजिक नाइट्स एक साथ मिलके भी नहीं तोड़ सकते। अब तुम लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुम शायद भूल रहे हो डेड, तुम्हारे सामने कोई आम मैजिक नाइट नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है खुद क्रिम्सन लायन का कैप्टन फुगिलियन। एंड तभी फुगिलियन अपने सिर्फ एक अटैक से लू और उसकी शील्ड दोनों की चटनी बना देता है। डास्टा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन की पावर, और ये मेरे राइवल हैं। ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक अटैक से मेरा लू मारा गया। एंड तभी फुगिलियन डेड को अपने फायर ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है। एंड ये सारे ज़ॉम्बीज अपने आप बेहोश हो जाते हैं। लगता है हम लोग जीत गए। यार मेरा भी मन नहीं भरा था, मुझे और लड़ना था। लगता है हम लोग जीत गए, मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। एंड तभी ये सारे के सारे किंगडम के लोग इन सब की तारीफ करने लगते हैं एंड सबको थैंक यू बोलने लगते हैं। थैंक यू सो मच मैजिक नाइट, आप सब सबसे अच्छे हो। वाओ, उस लड़के को तो देखो, वो कितना हैंडसम है। हाँ सही कहा। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं फुगिलियन के कान में एक माइक्रोफोन लगा होता है, जिसमें से कोई बोलता है, बहुत अच्छे डेड, कोई बात नहीं, तुम पकड़े गए, हमारा मिशन पूरा हो गया है, लीडर बहुत खुश होंगे। एंड आस्था को भी किसी के बोलने की आवाज आती है। नोजेल भी इधर सोच रहा होता है कि नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है डेड, प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। एंड तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिम वॉर अपने आप जलने लगती है एंड यूनो को हवा में उड़ा देती है। एंड तभी अचानक से इन सारे कैप्टन्स के नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल जाता है, जिसमें ये सारे लोग फंस जाते हैं। ये क्या है? एंड ये पोर्टल इन सारे मैजिक नाइट्स को क्लोवर किंगडम से बहुत ज्यादा दूर कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये क्या हुआ हम लोगों के साथ? हमारा क्लोवर किंगडम खतरे में है। एंड तभी फुगिलियन और इन दोनों को पता चल जाता है कि सारे मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम के कहीं बाहर टेलीपोर्ट हो गए हैं। तो ये तुम्हारा प्लान था, क्लोवर किंगडम के सारे पावरफुल मैजिक नाइट्स को एक जगह पर लाकर यहाँ से दूर भेज देना। एंड ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स कहाँ गए। एंड तभी इन सब के ऊपर एक औरत अपने मैजिक से अटैक कर देती है और इन सब की लाइफ पावर इन सब से छीनने लगती है। अभी मजा आएगा ना, तुम सब की लाइफ पावर से मैं और ज्यादा टाइम तक जवान रह पाऊंगी। एंड क्योंकि ये औरत इन सब की लाइफ पावर चूस रही होती है, तो ये सारे के सारे लोग बूढ़े होने लग जाते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। ये औरत सबकी जिंदगी उनसे छीन रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है, क्योंकि उसे तो उसकी ग्रिम वॉर ने बचा लिया था। ओह, तो तुम बच गए, तुम तो बहुत हैंडसम हो यार। मैं तुमसे तुम्हारी एज नहीं छीनूंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं चुड़ैल से शादी नहीं करने वाला। क्या बोला तुमने? चुड़ैल? एंड इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है।